बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, ये कोचिंग सेशन का मकसद ये है कि हर बच्चा जो होता है ना वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है। हर इंसान के अंदर मरते दम तक इतनी स्पेस होती है कि वो अपने अंदर किसी लम्हे भी बेहतरी ला सकता है। तो आप सब स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आप सब के अंदर भी वो गुंजाइश मौजूद है। अगर हमने उस गुंजाइश को पूरा करना है तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा ये हमारा सेशन। देखो, जो सुनने का मतलब होता है ना वो संवरना होता है। मैं बात करूंगा आपसे, आपने उसको सुन के संवरना है, ना कि सिर्फ तकरीर इसको समझ के यानी कि महजूज होना है। अगर आपने उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंटेशन की तो फिर इसका मतलब है कि आपने इससे संवरना है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसका दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वीक स्टूडेंट्स होते हैं और एक जो एवरेज होते हैं, और उसके बाद जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये सबके लिए ही फायदामंद है। वीक स्टूडेंट अपने आप को इंप्रूव करके बेहतर बना सकता है, और अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो वो टॉपर्स की लिस्ट में आ सकता है। ठीक है ना। तो कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगा वो आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लेनी है। सबसे पहली चीज, मुझे एक बात बताएं, जो शेर होता है, शेर वो बाकी जानवरों से ज्यादा बेहतर क्यों होता है, या वो उसको बादशाह क्यों कहते हैं? उसकी वजह ये होती है, मैं आपको बताऊं। देखिए, सबसे बड़ा जानवर शेर नहीं है। अगर एक जंगल में जाए ना, या अगर आप चिड़ियाघर में भी जाएं, तो वहां पे हाथी कितना बड़ा जानवर है। इसी तरह शेर एक खतरनाक जानवर भी नहीं है। उससे ज्यादा खतरनाक, दुनिया का खतरनाक तरीन जानवर जिसे समझा जाता है ना, वो सांप है। दुनिया का बड़ा भी जानवर ये नहीं है, दुनिया का खतरनाक भी जानवर ये नहीं है, और इसके अलावा दुनिया का चालाक तरीन जानवर भी ये नहीं है। आपको पता है लोमड़ी चालाक है, तो फिर इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये बाकियों से मुख्तलिफ है? या ये शेर जो है इसके नाम में भी बादशाहत है। उसकी वजह यह है, इसका अपना एक माइंड सेट है। इसका माइंड सेट ऐसा है, ये कहता है मैं किसी से भी कम नहीं हूं और मैं सबसे आगे हूं। ये इसका माइंड सेट है, यानी मुझसे आगे कोई है ही नहीं। ये इसका माइंड सेट है शेर का, जो इसे बादशाह बना देता है। बाकी जानवरों की ये चीजें नहीं। हालांकि ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन पूरे जंगल का बादशाह है। ये माइंड सेट है। तो अब एक टॉपर बच्चे का एक माइंड सेट होता है। जैसे हमारे पास जो बच्चे आते हैं जो टॉप करते हैं, उनका एक माइंड बना हुआ है कि हम टॉपर हैं, हम जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन जो बच्चे वीक होते हैं उनका एक माइंड सेट होता है कि हम वीक हैं, हम कमजोर हैं, हम उतना नहीं कर सकते परफॉर्म। हालांकि क्या अल्लाह ताला ने आपको और उनको पैदा करते वक्त फर्क किया था? दुनिया में हर इंसान कूड़े कागज की तरह पैदा होता है, साफ ब्लैंक। लेकिन उसके बाद वक्त के साथ साथ उसकी सोसाइटी, उसका किन के साथ उठना बैठना है, यह बहुत मैटर करता है। टॉपर बच्चों का उठना बैठना अच्छे बच्चों के साथ होता है। आप क्लास के अंदर देख लो, मुख्तलिफ बच्चों की कैटेगरीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो उनके आसपास बैठने वाले जो 5 दोस्त होते हैं, उन जैसे ही आपके ऊपर इंफ्लुएंस होता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप करोड़ों रुपए रखने वाले दोस्त बनाएं, एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप वो दोस्त बनाएं जो करोड़पति हैं, तो 5 सालों के बाद आप भी करोड़पति नहीं ना होंगे तो लाखों में जरूर होंगे। उनका असर होगा ना आपका, उनके साथ उठना बैठना, उनकी बातें सुनना, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू की बातें। तो करोड़ों वाले लोगों के साथ बैठोगे तो आपकी जो उसी तरह की परवरिश होगी, यानी माइंडसेट वो बन जाएगा। लेकिन अगर आप गरीब, गुरबा या नशावर लोगों के साथ बैठोगे तो 5 सालों के बाद आप भी कभी उनकी जैसों बिल्कुल आदत होंगी। तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने इर्द गिर्द दोस्त भी वो चूज करने हैं जो आपको उस चीज में फायदा दें। यहां तक समझ आ रही है? एक फ्रेंड सर्कल अपना अच्छा बनाएं, सोसाइटी अच्छी के साथ रहें। माइंड सेट अपना सबसे पहली चीज, टॉपर्स वाला माइंड सेट बना लो कि मैंने करना ही टॉप है, या मैंने कुछ करके ही दिखाना है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका आपके लाइफ के ऊपर कितना असर है। यहां तक समझ आ गया?
अगली बात देखें, नेक्स्ट बताऊं। अब एक स्टूडेंट को ना एक टास्क मिलता है कि आपने ना एक गड्ढा खोदना है, तो उसको ना टाइम दे दिया जाता है कि ये लो आपने ना एक गड्ढा खोदना है स्टूडेंट को। वो क्या करता है, वो और आपने एक गड्ढा खोद के ना उसमें से पानी निकालना है। वो स्टूडेंट क्या करता है, वो यहां पे ना गड्ढा खोदना शुरू करता है, करता करता यहां पे ना थक जाता है, छोड़ देता है। नेक्स्ट फिर वो कहता है यहां से मुझे पानी नहीं मिला। वो क्या करता है, थोड़ी देर के बाद फिर गड्ढा खोदता है, पानी नहीं मिलता। थोड़ी देर के बाद फिर वो खोदता है, पानी नहीं मिलता। कितने घंटे हो गए, 1 घंटा, 2, 3, 4, 5। उसने 5 घंटे लगा दिए गड्ढा खोदने में और पानी को तलाश करने में, जबकि पानी यहां पर मौजूद है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर वही बंदा, अगर वही स्टूडेंट अगर एक ही जगह पर लगा रहता तो वो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट या 1.5 घंटे में खड्डा खोद सकता था। लेकिन उसने किया क्या, उसने जगह बदल के उसने चेक किया। जब आप जगह बदल के चेक करते हैं ना, तजर्बात करते हैं, तो मिलता कुछ भी नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं, यहां पर बच्चे मिसाल के तौर पे किसी इदारे में पढ़ते हैं, एकेडमी में आप आ रहे हो इधर, अगर फर्ज करो आप कुछ दिन के बाद एकेडमी चेंज कर लो, आपने जगह बदल ली, कुछ इधर से इल्म हासिल किया, कुछ उधर से, फिर जगह बदल ली, फिर जगह बदल ली, तो एंड से हासिल कुछ भी नहीं होता। टीचर भी बदल जाते हैं। समझ आ रही है ना। एक जगह पे अगर आप लगे हुए हो ना, तो अगर आप चाहते हो कि उससे आप कुछ हासिल करो, तो फिर लॉन्ग टर्म तक उसके साथ ही चलना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात की। तो आपको एक ही जगह पर ज्यादा देर तक स्टे करने के बाद वहां से कुछ मिलता होता है। समझ आ गया ना। अगर वही बंदा अगर गड्ढा खोदते हुए उसी जगह पे लगा रहता तो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर वो गड्ढा खोद के वहां से पानी निकाल लेता। लेकिन उसने जगह बदली, जिसकी वजह से उसको कहीं से भी पानी नहीं मिला। यहां तक समझ आ गई। इस बात की समझ आई है ना कि जहां पर भी रहो मुखलिस होकर रहो और एक जगह पर ही अपनी एफर्ट मारो। बार बार जगह बदलोगे, टीचर बदलोगे, तो वहां से फिर आपको हासिल है, आपको पता ही नहीं चलना, आपके कंसेप्ट पजल्ड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। आगे समझ, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, ये बाहर कौन है? अच्छा, आगे आ जाओ। हाँ जी, हमने ना अब अपनी एक रूटीन भी सेट करनी होती है। हम लोग क्या करते हैं कि सारा साल कोई भी रूटीन के मुताबिक हम नहीं चलते। एंड पे आके ना जब पेपर आते हैं ना, तो हमें एक थोड़े टाइम में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप डेली 2 रोटियां खाते हो और आपको एक दिन 10 रोटियां दे दी जाएं, तो क्या आपका पेट जवाब देगा? वो जवाब ही दे देगा। ऐसे ही है ना। इसी तरह अगर आप डेली 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, लेकिन पेपरों में आप 10 घंटे पढ़ोगे, तो क्या आपका दिमाग जवाब देगा? वो भी जवाब देगा। समझ आ गई ना। तो एक रूटीन इस तरह की बनाएं कि मिसाल के तौर पे आप 4-5 घंटे डेली बेस पे पढ़ते हो, ताकि आप आगे जाके आपको 5 की जगह 7 घंटे पढ़ना भी पड़े तो इतना इशू ना बने। तो पहले ही अपनी एक रूटीन उस तरह की रखें कि आप थोड़ा टाइम पहले ही ज्यादा स्टडी कर रखें, ताकि बाद में जब आप थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपको इतना फील ना हो। समझ आ रही है आवाज मेरी बातों की? समझ आ रही है ना। अच्छा, ये एक आपने क्या करना, रूटीन सेट करनी है। रूटीन बार बार चेंज भी नहीं करनी। हम लोग हर रोज एक नया टाइम टेबल बना रहे होते हैं, आज मैं इंज करके पढ़ना, और नहीं यार ये तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, हुन मैं चेंज करा। आपने क्या करना है, टाइम टेबल अगर उसको लॉन्ग टर्म तक लेके चलो। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये एक चीज क्या आ गई, टाइम सेट। उसके बाद आ जाओ, मैं यहां पर ना एक चीज लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना है। यहां पे ना मैं टाइम सेट के हवाले से बता रहा हूं कि आपने टाइम को कैसे सेट करना है।
जो आपने शेड्यूल बनाना है। मैं यहाँ पे ना दो बनाऊंगा अलाइनमेंट्स, दो सीक्वेंसेस, तो आपने मुझे बताना आप किसको जरा प्रेफर करोगे। एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है। चलो ये कर ले 3। इन दोनों में आप कौन से सीक्वेंस चूज करेंगे। एक रैंडम है 1 3 5 2 7। एक में आपने एक दिन पढ़ा 1 घंटा, अगले दिन आपने पढ़ा 3 घंटे, फिर अगले दिन 5 घंटे, 2 घंटे, 7 घंटे। लेकिन एक दफा आपने 3 घंटे 20 मिनट पढ़ा, 3 घंटे और 40 मिनट, 4 घंटे। आप इनमें कौन सा सही देखते हो, ऊपर वाला सीक्वेंस या नीचे वाला। आप सब कह रहे हैं कि नीचे वाला, हालांकि मैंने आपको आंसर तो नहीं बताया। इसका मतलब यह है कि आपकी रूटीन में 19-20 का फर्क आ जाए तो नो इशू, एक आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाए तो नो इशू, लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं आना चाहिए कि एक 4 दिन आप पढ़े कुछ ना, 5वें दिन सारी रात पढ़े, अगले दिन आप बीमार हो जाए। आज ना समझ, तो रूटीन ये चीजें अगर अपना लोगे ना, हकीकत बात कर रहा हूं, यकीन करे चेंज बहुत ज्यादा आएगा अगर अपना लोगे। मसला तो ये है ना कि कोई अपनाए तो ये रूटीन रखें कि आप एक ज़हन में बिठा ले कि मैंने 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। उससे ऊपर नीचे टेस्ट ज्यादा तैयार करने में थोड़ा ऊपर टाइम लग सकता है, जल्दी हो जाए तो थोड़ा कम लग सकता है, उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, रेस्ट भी जरूरी है, स्लीप भी जरूरी है। नींद पूरी नहीं होगी तो फिर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा, उकताहट होगी, फिर लेजीनेस होगा, तो ये चीजें होगी। तो स्लीप भी जरूरी है, ठीक है ना। ये समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। अगली बात पे आ जाए। उसके बाद आपने ये वन सोर्स स्ट्रेटजी तो मैंने आपको बता दिया है। इग्नोर लिटरल डिस्प्यूट्स, ये क्या है। इग्नोर लिटिल, इसका मतलब पता क्या है। एक तो मैंने आपको ये चीज बता दी है, दूसरा ये देखो, इसका मतलब होता है छोटे छोटे जो डेली बेस पे झगड़ात होते हैं ना, हाँ, इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं ना, छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं उनमें नहीं आपने पढ़ना। मिसाल के तौर पे कोई छोटी मोटी बातें हो जाती है घरेलू मामलात में, या वैसे भी बातें होती रहती है, लेकिन आपने उसको डीप नहीं ले जाना, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ये मुख्तसर है, और इसका हल आप लोगों ने नहीं निकालना बल्कि आपके घर वालों ने निकालना है। जब तक आपके माँ बाप हैं, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो जिंदा है तब तक आपको फेस करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही आपको उन प्रॉब्लम से निकाल देना। तो आप आजकल मैं देखता हूं बच्चे कहते हैं हमारे मसले चल रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हमारे ये हो रहा है। तो इस चीज से भी आपने बचना है। इग्नोर लिटिल डिस्प्यूट्स, उनमें आप टेंशन ना ले, समझ आ गई ना वो, क्योंकि आप टेंशन लेंगे उन घरेलू मामलात में पड़े रहेंगे तो फिर आपकी स्टडी डिस्टर्ब होगी। आप अपने आप को आइसोलेट करें, अलग बैठ के आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, समझ आ गई ना। अलग थलग बैठ के पढ़ो, अपने आप को आइसोलेट कर दो। एग्जाम्स करीब है, जहां पर भी अकेडमी हो, स्कूल हो, अलग बैठ के सुकून से बैठ के पढ़ो। मेरी बात की समझ आ रही ना। नाम क्या बोला आपका, आपका नाम क्या है। जुएब, समझ आ रही ना बातों की। अपने आप को आइसोलेट कर दो, पेपरों तक अलग कर दो, अलग रूम में बैठो जहां पे किसी का आना जाना ना हो, टीवी ना हो, सोशल मीडिया को साइड पे कर दो, मोबाइल को साइड पे कर दो। ये चीजें एक दफा अलग करके देखो, अपने आप को आइसोलेट करके देखो, अलग बिठा के देखो, अपने ऊपर मेहनत करके देखो, रिजल्ट्स ना आए तो ये सिर्फ फर्क है। आप खुद देखो, आप वो चीजें नहीं करते जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स नहीं है। अच्छा, अब अगली बात, यहां तक समझ आ गया। अच्छा, इतिहास जो है ना, ये वो लोग बनाते होते हैं जो लोग शौक से पढ़ते हैं। इतिहास वो लोग नहीं बनाते जो मजबूरी से पढ़ते हैं। और अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हो ना, अगर आप मेहनत से मोहब्बत करते हो, आप देखो मेरी बात सुनो, दुनिया में किसी भी चीज से मोहब्बत हो जाए, किसी भी चीज से, तो क्या होता है, हम सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं।
इसी का नाम मोहब्बत है ना, कि सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहना। आप अपनी पढ़ाई से क्यों नहीं मोहब्बत करते? आप सारा दिन इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? होना चाहिए या नहीं? तो मोहब्बत किससे होनी चाहिए? पढ़ाई से। और जब पढ़ाई से मोहब्बत होगी, मेहनत मोहब्बत से करोगे, तो वो मेहनत कभी भी आपको थकाएगी नहीं। और अगर आप मेहनत से मोहब्बत नहीं करोगे, तो वो मेहनत आपको कभी भी बड़ा बनाएगी नहीं। ये ज़हन में रख लें। तो अगर आप पढ़ाई आपने चूज कर लिया, तो अपनी जान लगा दो पूरी, क्योंकि अब आपने इसी से ही आगे अपना रिज़्क कमाना है। या तो आप कोई वेल्डिंग का काम सीख रहे होते, मैकेनिक का काम सीख रहे होते, मोटरसाइकिल का काम सीख रहे होते, तो फिर आप उसके ऊपर अपनी पूरी एफर्ट लगाते। जब आप आ ही इस फील्ड में गए हो एजुकेशन में, तो फिर अपनी पूरी जान लगाओ ना। अपने आप को आने वाले वक्त के अंदर लेके चलो ना, कि आपने वहां पे आने वाले वक्त कहां कौन सी चीज की डिमांड कर रहे। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि मेहनत में जान लगा दो, मोहब्बत इसमें दाखिल करो, ताकि आप शौक से पढ़ोगे तो कुछ हासिल करोगे। एक ये चीज। अब मैं आपको ना एक यहां पे एक चीज लिखवा रहा हूं। यहां पे मैं आपसे पहले एक सवाल करता हूं, 27 मल्टीप्लाई 500, आंसर बताएं। नहीं, कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर नहीं निकालना, ना ही सॉल्व नहीं करना। हाँ, 13,500। अच्छा, वैसे इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। अगर यही आंसर, अब आप ना ऐसा करो, बुक पे लिखो, पेज पे लिखो। अब यही पेज पे 500 मल्टीप्लाई 27 करो। 500 मल्टीप्लाई 27, 500 मल्टीप्लाई 27। अब इसको ना पेज पे लिखो। आंसर कितना आ रहा है? 13,000। ये आंसर आया। अब आपने एक चीज नोट की है, अब सुनिएगा बात। इससे मैंने ये क्यों आपको बताया। पहले मैंने आपको क्या कहा, दिमाग में इसको सिर्फ सॉल्व करो। फिर मैंने आपको क्या कहा, पेज पे लिख के जरा करो। जल्दी किसमें लगी है? लिख के जब आपने उसको सॉल्व किया है ना, तो आसानी से आपने कर लिया उसको। जब आपने उसको लिख के किया है तो आसानी से कर लिया। जब आप सिर्फ सोची जा रहे थे तो सॉल्व नहीं हो रहा था। याद रख लें, चीजें सिर्फ सोचने से नहीं होती जब तक आप उसको करेंगे नहीं, जब तक आप उनको हाथ से करोगे नहीं। तो एक मेथड होता है ना, मैंने आपको बताया था, RWRR। आर का मतलब रीड। सबसे पहले आप चीजों को पढ़ने के बाद क्या करते हो? रीड। उसके बाद आप उनको क्या करते हो? ये राइट वाला वही है जो मैंने अभी बताया है, कि अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएं और आपको चीजें जल्दी से समझ आए, तो उनको लिख के याद किया करो। इसीलिए आपको कॉपीज लगवाई जाती है, इसीलिए आपको लिखवाया जाता है कि लिख के आना है, लिख के आना। टेस्ट आपके लिखवाए जाते हैं। ये बेसिकली यही वो राइट है जो आपके माइंड में चल रहा होता है। सिर्फ आप सोचते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग आपको मैं टॉपिक दे दूं ना, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक, आपको मैं कहूं कि टॉर्क वाला पूरा टॉपिक याद करो, आपको बड़ा टाइम लग जाए ना, कि आप सिर्फ याद ही करते रहोगे। वो लिख के देखो, जल्दी याद भी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी चला जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं? रीड, राइट, रिवाइज। आपके टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? ताकि आपका सिलेबस क्या हो? रिवाइज होता जाए। और एंड पे आपने उसका रिव्यू करना होता है एग्जाम्स में। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा उसको एंड पे आके देखना। तो जो बच्चा इस RWRR को फॉलो करेगा, रीड, राइट, ये गुलफाम एंड तक, अब आपने हर टॉपिक को राइट किया करना है। जब आप राइट किया करोगे ना, तो देखना आपको वो चीजें, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होंगी लिखने से, और वो चीजें जाएंगी कहां पे जाएंगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। समझ आ गया ना? उसके बाद आपने उनको क्या करना है? रिवाइज करोगे तो वो चीजें बार बार जब आप रिपीट करते हो, जैसे ABCDEFGHI, ये आपको पढ़ने में कुछ सोचना पड़ता है कि ए के बाद बी है, बी के बाद सी है। वो क्यों नहीं सोचना पड़ता? क्योंकि आपने उसको रिवाइज ही बड़ी दफा किया हुआ है। वो अब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है।
और एंड पे जाके आप उसका क्या करते होते हैं, रिव्यू करते हैं। जब आपके एग्जाम्स होते हैं, फर्ज करो मैथ का पेपर है, आपका मैथ का कल पेपर है और फर्ज करो आपको एक दिन मिला है, आप उसको कैसे करोगे? एक दिन में इतनी ज्यादा मैथ होती है? तो वो सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं ना जिन्होंने उसको राइट किया है, नोट्स बनाए हैं, रिवाइज करते रहे हैं, तो उनको सिर्फ टाइम मिला रिव्यू का, तो वो एक दिन में आसानी से रिव्यू कर सकते हैं ना, और आसानी से वो पेपर दे सकते हैं। तो ये मेथड भी आपने सबने अपनाना है, रीड, राइट, रिवाइज एंड रिव्यू। चले उसके बाद आ जाएं, हाँ, अब एक सबसे बड़ा मसला जो है ना स्टूडेंट्स में, वो रेगुलरिटी का है। आप मुझे एक बात बताएं कि अब एक बच्चा, एक हफ्ते का टास्क उसको मिले, उस हफ्ते में वो 2 ही छुट्टियां कर ले, तो क्या वो हफ्ते का काम कर लेगा? तो आप अंदाजा लगाएं, अगर आप एक हफ्ते का काम 2 दिन मिस होने से नहीं कर सकते, तो साल का काम आप कैसे कर सकते हैं जब आप इतनी छुट्टियां करेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको किसी भी इदारे में आप पढ़ते हैं, आपको रेगुलर होना पड़ता है। अगर आप रेगुलर नहीं ना होते तो हर चैप्टर में से 2-2, 3-3 टॉपिक्स मिस हो जाते हैं, वो सही तरह नहीं आते। किसकी कॉल है? इसको स्टॉप कर दो वीडियो। हाँ जी, अब मैं आपको बताऊं एक चीज, आखिरी बात समझ लें। हम लोग ना जब स्टडी कर रहे होते हैं ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनके ज़हन में कुछ क्वेश्चंस डेवलप होते हैं पढ़ते वक्त। फिर कॉल आ रही, एक मिनट सुन नहीं लेती। अच्छा, अब मेरी बात सुने, स्टडी जो होती है ना, ये स्टडी जो होती है ना, ये होती है 2 तरह की। एक होती है स्कैटर्ड स्टडी, मतलब आप पढ़ रहे हो ना, साथ मोबाइल भी चला रहे हो, साथ टीवी देख रहे हो, ये स्कैटर्ड स्टडी है। एक स्टडी होती है फोकस्ड स्टडी, यानी आप कितना फोकस करके पढ़ रहे हो। उसका बड़ा आसान तरीका है, एक तो आप अपने आप को आइसोलेट करो, अलग बिठा लो। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि आप ना, मैं आपको बताऊं फोकस स्टडी का फायदा क्या है। ये ग्लास नहीं होता, मैग्नीफाइंग ग्लास, कन्वेक्स लेंस, ये वैसे पड़ा रहे ना तो कोई इसका असर नहीं है, लेकिन यही कन्वेक्स लेंस सूरज की रोशनी के सामने रखो और उसके आगे एक पेपर रख दो, तो वो सूरज की रेस को इकट्ठा करके पेपर को जला के रख देता। पता आपको कि मिसाल के तौर पे ये ठीक है, ये यहां से सूरज की रेज आ रही है ना, ये कन्वेक्स लेंस इनको कन्वर्ज कर देगा और इधर एक पेपर पड़ा है उसको ये जला के रख देगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक फोकस स्टडी करते हो, कंसंट्रेशन के साथ एक पूरी चीज के ऊपर तवज्जो के साथ पढ़ते हो, तो वो जला के रख देगी। आप कभी फोकस स्टडी करके देखें अपने आप को अलग, और जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या मैथ कर रहे हो, जब मिसाल के तौर पे आप मैथ कर रहे हो, उस वक्त आप फिजिक्स को साइड पे कर दो, केमिस्ट्री को साइड पे कर दो, सिर्फ आपके पास मैथ की नोट्स होने चाहिए, मैथ की बुक होनी चाहिए, मैथ की जो भी आप ज्योमेट्री वगैरह, उसके अलावा कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके ज़हन में कोई और सब्जेक्ट जाए ही ना, सिर्फ मैथ के ऊपर कंसंट्रेशन हो। समझ आ रही ना मेरी बात? तो कंसंट्रेशन, फोकस स्टडी, ये भी बच्चे को एक टॉपर बनाती होती है। उसके बाद हाँ, ये आखिरी बात थी। मैं आपको बता दूं एक चीज, दुनिया के अंदर ना कुदरत ने, अल्लाह ताला की जात ने हर जगह ऐसे अज्जाए तरकीबी रखे हैं, कुदरत ने हर जगह ऐसे अज्जाए तरकीबी रखे हैं जिनको इकट्ठा करके ना हम कामयाब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं, तरबूज रेत में रह के ना, आपको पता ना तरबूज रेत में होता है, मट्टी रेत में अपने अंदर इतना खूबसूरत पानी भर लेता है। इसका मतलब है वो रेत में रह के ऐसे अज्जाए तरकीबी इकट्ठे करता है, उसमें पानी कितना साफ शफाफ भरा होता है, उसके अंदर कोई रेत होती है? कमल का फूल आपको पता कीचड़ से बाहर आता है,
कमल का फूल कीचड़ में से निकल के बाहर कितना खूबसूरत खिल जाता है, यानी कीचड़ के अंदर भी इतनी खूबसूरती, वो उसके अंदर से भी इतनी खूबसूरती डेवलप कर लेता है। हीरा देखो, कोयले से हीरा बनता है। कोयला क्या है, हीरा क्या है? कोयले को जमीन पे पड़े हुए लोग पांव मारते हैं, और हीरा देखो दुनिया की चीजों की जीनत है, वो उसमें से बनता है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं जी हमारे घर के हालात इस तरह के हैं, हमारी मामलात इस तरह के हैं, मेरी तबीयत का ये इशू है। हम लोग ऐसे करते, क्या हमें कुदरत ने ऐसे ज़ाय तरकीबी नहीं दिए जो है ही अशरफुल मखलूकात? क्या वो अगर इस कुछ करने पे आ जाए तो वो इकट्ठे नहीं कर सकता? लेकिन हमारा अलमिया ये कि हमारी सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स इस तरह की होती है जो आवारा, तो उनकी सोसाइटी में रह के हम, असद आप हो, हसन आप हो, अब दोनों दोस्त हो ना, आप दोनों के नंबरों में इतना कोई फर्क नहीं है, कोई है फर्क? इसका क्या मतलब है? आपका उठना बैठा, उसके बाद ये देखो शाम और हसनैन ये इकट्ठे बैठते उठते, इनके नंबरों में इतना फर्क नहीं है। मोहम्मद अली, सिकंदर एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, उनके नंबर एक जैसे। ये देख लो एक जैसे, यानी कि आपके दोस्तों से आप में चेंज आता है कि अल्लाह ताला ने पैदा ही आपको एक जैसा किया था? नहीं, आपने अगर वहां जाए, अगर फर्ज करो ये जिशान के साथ बैठेगा तो इसके अंदर कोई ना कोई जुगतबाजी तो सीखेगा ना, ये कोई आगे किसी को लगाए या ना लगाए उसकी अपनी मर्जी, उसने सीख तो जाना है ना, है या नहीं ऐसी बात? तो अगर यही सिकंदर के पास बैठेगा तो उसको पता चलेगा कि यार इसने तो ये चीजें लिखी थी, मैंने नहीं लिखी, ये उससे वो सीखेगा। आप खुद बताएं, इफेक्ट ऑफ सोसाइटी है या नहीं? आपके ऊपर मैं पानी गिराऊं और एक तरफ मैं आपके ऊपर चाय गिराऊं गरम, दोनों का असर है या नहीं? ठंडे पानी का असर और है, गर्म पानी का असर और है। तो ये है कि अपने अंदर ये चीजें लेकर आए, आपके अंदर खुद ब खुद चीजें चेंज हो जाएंगी। एक जगह रहें, उसको अपना अपना कर देखें, अपना बना कर देखें, टाइम सेट करें, चीजों को राइट किया करें, रेगुलर रहा करें, और लिटिल डिस्प्यूट से वो इग्नोर किया करें। ओके, अल्लाह।